हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एस पी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये वीडियो है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जूलॉजी में हमने आपकी पहली यूनिट स्टार्ट की है और पहली यूनिट में पहला लेक्चर हो चुका है। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आज प्रोटीन के टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, ये क्लास जो मैं दे रहा हूँ आप लोग को बीएससी के लिए, ये एनईपी के अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ। एनईपी के अकॉर्डिंग यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2020 में, इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। यानी कि आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से यानी चाहे जिस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, आप सभी के लिए यही पाठ्यक्रम लागू है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में जो आप लोग केमिस्ट्री माफ करिएगा जो जूलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका जो पेपर टाइटल है दोस्तों वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है और इसमें हमने आपकी पहली यूनिट स्टार्ट की है। पहली यूनिट का आपके नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य। इसमें हमने आपका पहला लेक्चर डिस्कस किया था। पहले लेक्चर के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को हमने कवर किया था। आज की ये जो हमारी क्लास रहेगी, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम प्रोटीन के टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, ज़ोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से आपको समस्त सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी। तो प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके जूलॉजी में, और प्रोटीन आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट और दूसरा केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये दो टॉपिक्स आपको पढ़नी है। तो कार्बोहाइड्रेट मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोग वीडियो में जा करके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज हम प्रोटीन को समझते हैं कि प्रोटीन क्या होती है। दोस्तों प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है। प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस शब्द से हुई है? वो ग्रीक शब्द के प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ है प्राथमिक अथवा अधिक महत्वपूर्ण कार्बन, हाइड्रोजन और पेप्टाइड लिंकेज। इतनी बात आप समझेंगे। देखिए, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति अगर पूछी जाए किससे हुई है तो वो हुई है प्रोटियोस से। ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्राथमिक अथवा अधिक महत्वपूर्ण कार्बन, हाइड्रोजन और पेप्टाइड लिंकेज द्वारा एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं, इसका अर्थ है प्रोटियोस का अर्थ है। प्रोटीन का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ है कार्बन, हाइड्रोजन और पेप्टाइड लिंकेज द्वारा एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाने के अलावा ये शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग भारानुसार प्रोटीन से बना होता है। मानव शरीर का जो शरीर होता है वो लगभग 15% भाग, यानी मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। अर्थात ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी इसमें सम्मिलित होता है। अर्थात इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों समाहित होते हैं। सभी प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक हैं। ये जो प्रोटीन हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन ये एमिनो अम्ल के बहुलक हैं जो पेप्टाइड आबंध होते हैं। इस शब्द की खोज मूलर ने की थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज की थी मूलर ने। और कब की थी? 1833 ईस्वी में मूलर ने प्रोटीन शब्द की खोज की थी। और ये नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। इनमें ये अधिकांश भोजन के मुख्य अवयव होते हैं तथा पोषण के उद्देश्य के लिए ये आवश्यक होते हैं। मांस और अंडे इनमें सम्मिलित होते हैं। जैसे प्रोटीन की मात्रा अगर सबसे ज़्यादा किसमें होती है तो मांस और अंडे में होती है। इनमें बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। इनके बहुत अच्छे जो स्रोत हैं वो मांस और अंडा, ये प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। पोषण के उद्देश्य के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन पोषण के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, ठीक है। और ये जानवरों में लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें प्रोटीन का बहुत ही मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है और इसकी शब्द की उत्पत्ति क्या हुई?
एक बार फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोटीन शब्द की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, किस भाषा के शब्द से हुई थी? ग्रीक भाषा के शब्द से, और इस ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से? प्रोटियोस से हुई थी। लगभग लोग मानव शरीर का 15% भाग जो है वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसमें पेप्टाइड आबंध होते हैं, और अधिकांश प्रोटीन की खोज किसने की थी? मूलर ने की थी। कब की थी? 1838 ईस्वी में की थी। और प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो अंडा और मांस माना जाता है। ओके, चलिए अब हम प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। दोस्तों, प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 आधार पर किया गया है, ठीक है। कितने आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि आणविक आकृति के आधार पर, और दूसरा जो किया गया है वो अणुओं के घटकों के आधार पर। 2 आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। तो आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका रेशेदार प्रोटीन यानी कि फेब्रियस प्रोटीन, और दूसरा है गोलिकाकार प्रोटीन, ठीक है। आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा है गोलिकाकार प्रोटीन, ठीक है। तो समझते हैं रेशेदार प्रोटीन क्या होती हैं। रेशेदार प्रोटीन जंतु ऊतकों के संरचनात्मक भाग होते हैं तथा इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सर्पिलाकार कुंडलित होती है, जिनके परिणाम स्वरूप रेशे यानी फाइबर्स बनते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? फाइबर्स बनते हैं। उदाहरण के लिए कैरेटिन जो है ये बाल, ऊन, रेशम में उपस्थित होता है। अगर पूछा जाए कैरेटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, कैरेटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो ये बाल में पाया जाता है, ऊन में, रेशम में उपस्थित होता है। अगर मायोसिन पूछा जाए कि मायोसिन किस में पाया जाता है, तो मायोसिन जो पाया जाता है वो मांसपेशियों में पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। फाइब्राइन प्रोटीन किस में पाया जाता है? फाइब्रिन तथा कोलेजन, ये क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन्स हैं। ओके, तो रेशेदार प्रोटीन, फेबियस प्रोटीन, ये जंतु ऊतकों के संरचनात्मक भाग से बनते हैं तथा इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सर्पिलाकार कुंडलित होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? रेशे का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए कैरेटिन जो बाल, ऊन, रेशम में उपस्थित होता है, मायोसिन जो मांसपेशियों में पाया जाता है, फाइब्राइन तथा कोलेजन, ये सभी एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन होते हैं। ओके, चलिए अब गोलिकाकार प्रोटीन क्या है? गोलिकाकार प्रोटीन हमारे जीवन चक्र को नियमित बनाए रखती है। जो गोलिकाकार प्रोटीन है ये हमारे जीवन चक्र को क्या करती है? नियमित बनाए रखती है, जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडली बना करके गोलीकृत अणु बनाती है। ओके, तो ये गोलिकार प्रोटीन है। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे किसके आधार पर? अणुओं के घटकों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अणुओं के घटकों के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? तो अणुओं के घटकों के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में, मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सरल प्रोटीन, दूसरा आपका संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरा आपका हो जाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सबसे पहले समझते हैं सरल प्रोटीन को, सिंपल प्रोटीन्स क्या होती हैं। दोस्तों, सिंपल प्रोटीन्स केवल एमिनो अम्ल से बनी होती हैं। जो सिंपल प्रोटीन होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? केवल एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती हैं। उदाहरण संयोजी ऊतक के कोलेजन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनाइड और ग्लोबुलिन, ये सभी एक प्रकार की सरल प्रोटीन हैं, और इनका निर्माण किससे मिलकर के बना होता है? एमिनो अम्ल से मिलकर के ये बनी होती हैं सरल प्रोटीन्स। ओके, संयुग्मी प्रोटीन क्या है? कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। तो कॉन्जुगेट प्रोटीन्स क्या हैं, समझते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। तो कॉन्जुगेट प्रोटीन यानी कि संयुग्मी प्रोटीन अणुओं और प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अणु यानी कि प्रोस्थेटिक समूह के संयोजन से बनी होती है। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन, कैसीन, दूध में कैसीन यानी कि यह फास्फोप्रोटीन्स आदि। दोस्तों, संयुग्मिक प्रोटीन एक प्रकार की ऐसी प्रोटीन है जो अणु और प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अणु जैसे कि प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के संयोजन से बनती है।
उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन से मिलकर के संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण होता है। केसिन जो कि दूध में पाया जाता है, ठीक है। ये सभी एक प्रकार के संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन, ये भी आपका संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है। ग्लाइकोप्रोटीन जो है एक प्रकार का संयुग्मी प्रोटीन है। और फास्फोप्रोटीन, ये सभी एक प्रकार के संयुग्मी प्रोटीन हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू मोड में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछ लेता है कि इनमें से बताइए कि संयुग्मिक प्रोटीन कौन कौन से हैं। आपसे दे देगा ऑप्शन में न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और इसमें दे देगा आपसे फास्फेटिक ग्रुप, ठीक है। तो इसमें आपको पता है न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन, ये तो प्रोटीन संयुग्मिक सभी प्रोटीन है, लेकिन फास्फेटिक ग्रुप ये ग्रुप का नाम है और ये संयोजन, इसके संयोजन से संयुग्मिक प्रोटीन बनता है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं, ओके। तीसरा जो प्रोटीन है दोस्तों वह है व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसे डेरिवेटिव प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो डेरिवेटिव प्रोटीन क्या होती है? डाइवेट प्रोटीन, ठीक है, डाइवेट प्रोटीन ये व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो व्युत्पन्न प्रोटीन एक प्रकार की ऐसी प्रोटीन होती है जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक अपघटन से बनती है। व्युत्पन्न प्रोटीन किससे बनती है? प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक अपघटन से बनती है। उदाहरण के लिए पेप्टोन्स, इंसुलिन, फाइब्रिन, ये सभी एक प्रकार के व्युत्पन्न प्रोटीन हैं। तो हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के कार्य को, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रोटीन्स के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के फंक्शन को देखेंगे। प्रोटीन पौधों और जंतुओं में एंजाइम के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन जो है वो पौधों और जंतुओं में एंजाइम के रूप में पाया जाता है। दोस्तों प्रोटीन बाल में, मांसपेशियों में तथा त्वचा के मुख्य घटक हैं, ठीक है। बाल, मांसपेशियां तथा त्वचा के जो मुख्य घटक हैं वो प्रोटीन हैं। ये हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं, जैसे इंसुलिन और वेसोवेप्रिन, ये क्या हैं? एक प्रकार के हार्मोन्स हैं जो कि वर्क करते हैं। प्रोटीन का वर्क जो है ये हार्मोन्स के रूप में भी वर्क करती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं की कमी होने पर शरीर की त्वरित ऊर्जा जो प्रदान करती है वो कौन करती है? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की जब हमारे शरीर में, मानव शरीर में कमी हो जाती है तो त्वरित ऊर्जा के लिए, यानी कि इंस्टेंटेनियस एनर्जी के लिए जो है, जो ऊर्जा प्रदान करती है वो प्रोटीन करती है, ओके। पांचवा फंक्शन इसका क्या है? पांचवा फंक्शन ये है कि ये उपापचय के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, वसा तथा दूसरे पदार्थ का परिवहन करता है। छठवां आपका है कि प्रोटीन शारीरिक वृद्धि, जो प्रोटीन होती है वो शारीरिक वृद्धि, पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो प्रोटीन है वो शारीरिक वृद्धि और पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि कोशिका, प्रोटोप्लाज्म और ऊतकों के संवर्धन, टिश्यू कल्चरिंग में सहायता करते हैं, ओके। ये आनुवांशिक लक्षण में, प्रोटीन आनुवांशिक लक्षणों के विकास में तथा आनुवांशिक क्रियाकलापों को नियंत्रित में सहायक करती, नियंत्रण में इनके सहायक होती है। जब आनुवांशिक लक्षण का विकास और इनके जो क्रियाकलाप हैं, आनुवांशिक के लक्षण के क्रियाकलाप को नियंत्रण करने में मुख्य भूमिका निभाती है प्रोटीन, ओके। तो अब हमने प्रोटीन के फंक्शंस को देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन, ठीक है, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन जैसे ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन जैसे पीएच मान में परिवर्तन करते हैं तो प्रोटीन अपनी जैव सक्रियता क्या करती है? खो देती है, और इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन प्रोटीन का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आप लिखेंगे कि जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन जैसे कि ताप में अगर परिवर्तन कर दिया जाए, अगर रासायनिक परिवर्तन कर दिया जाए, पीएच मान में परिवर्तन कर दिया जाए, पीएच मान बढ़ जाए या घट जाए, तो प्रोटीन की जैव सक्रियता, जो प्रोटीन की जैव सक्रियता होता है वो खो देता है, और इसी प्रक्रिया को प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं।
तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया सबसे पहले प्रोटीन का इंट्रोडक्शन कि प्रोटीन क्या होता है हमने समझा। उसके बाद में प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में, प्रोटीन के फंक्शन और प्रोटीन के डीनेचुरेशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, इनके प्रकार के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के घटकों के आधार पर, और जो आपका पहला था आणविक आकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। ठीक है, इनके आधार पर कैसे हम प्रोटीन को बांटते हैं, तो इन सभी के बारे में मैंने चर्चा कर दी है। इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन के बारे में आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप इतना पढ़ लीजिए, यही आपके लिए कॉपी है। ठीक है, काफ़ी है। बाकी जब आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी दोस्तों, तो वहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, आपको कराने वाला हूँ। प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें आप लोग प्रोटीन भी पढ़ेंगे, एमिनो एसिड पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और डी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी चर्चा की जाएगी हिंदी में, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ ताकि काफ़ी जो हमारे यूपी बोर्ड के छात्राएँ हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश में समझने के लिए, तो इसलिए मैं हिंदी में इसमें क्लास ले रहा हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा ऑल यूनिट्स यानी कि जो जूलॉजी आपकी है, पूरे यूनिट के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हिंदी में ही क्लास आप लोग को दी जाए। बाकी जो हिंदी में क्लास होगी वो टोटल इंग्लिश में भी आपको दी जाएगी, तो कि केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी यही टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हिंदी में अगर आपको समझ में आ रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि सर हिंदी में ही आप क्लास लीजिए ताकि हमें जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी आप इंग्लिश में मैं आपको तैयारी करा दूंगा, उसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रयास हमारा रहेगा कि जो क्लास रहे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगी। ठीक है, तो इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर सकते हैं SPS स्टडी पॉइंट, जहाँ से हमारा चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन कर पाएंगे आप। ओके, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।